हेलो एवरीवन, वेलकम टू आस्क एंड लर्न पॉडकास्ट सीरीज 2। मैं हूं कृष्णा, हेड ऑफ मार्केटिंग, और आज हमारे साथ हैं एनलैब के सीईओ। और आज हम यहाँ कस्टमर के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। कई कस्टमर का सवाल था सर कि एनलैब के कुछ मॉडल्स में प्रोटेक्ट लाइट ब्लिंक क्यों करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स जो पार्ट 2 देख रहे हैं। तो एज यू आस्क मैडम कि प्रोटेक्ट लाइट ब्लिंक क्यों करता है, सो अनलैब के सारे एम्पलीफायर्स में बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स दिए हुए हैं। तो प्रोटेक्ट लाइट तब ब्लिंक करता है जब आपका स्पीकर जो है मोस्ट केसेस पे जलने की कगार पे है और उस पे एम्पलीफायर पे लिमिटर ऑन करके रखा हुआ है। तो देर आर हाई चांसेस के जो प्रोटेक्शन लाइट है दैट विल ग्लो अप और दैट विल ब्लिंक अप, और जब वो कंटिन्यू हो जाता है मीन्स योर एम्पलीफायर इज गॉन इनटू द प्रोटेक्शन। सो एज आस्क्ड क्यों करता है, तो तीन मेजर सिचुएशन हो सकता है। फर्स्ट, एज आई मेंशन कि स्पीकर आपका चल रहा है। सेकेंड चीज कि आपका जो स्पीकर है वो हीट हो रहा है, उसका मैग्नेट और उसका जो वॉइस कॉइल है उसका इंडक्टेंस बढ़ रहा है। तो हमारे जो करंट सेंसर्स हैं एम्पलीफायर के अंदर वो सेंस कर रहे हैं कि करंट रो बढ़ रहा है जो नॉर्मल नहीं है, तब भी वो प्रोटेक्शन लाइट ब्लिंक करेगा। और थर्ड, जो मेजर केसेस में नहीं होता है, कभी कभार ही होता है कि योर एम्पलीफायर इज हीटिंग अप या ओवर हीट कर रहा है, तो एट दैट टाइम द प्रोटेक्शन लाइट विल ब्लिंक अप। सो दिस आर द थ्री मेजर कंसर्न्स कि जब प्रोटेक्शन लाइट ब्लिंक हो रहा है। अभी ये जब ब्लिंक हो रहा है तो एक चीज जरूर कस्टमर को नोट करनी चाहिए कि इट इज ब्लिंकिंग, सो वी शुड चेक अवर एम्पलीफायर्स वायरिंग, एम्पलीफायर्स जो इनपुट वोल्टेज है वो, और आपका स्पीकर वो हीट नहीं कर रहा है ना, ये चीज देखना बहुत जरूरी बन जाता है। ये फीचर जो है बेसिकली 2022 में हमने इंट्रोड्यूस किया था, 21 तक ये फीचर नहीं था। हमने 2022 में ये फीचर इंट्रोड्यूस किया था जिससे कस्टमर को मालूम पड़े कि एम्पलीफायर में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये एज ए प्रिवेंट करने के लिए प्रॉब्लम्स को ये ब्लिंक करता है। सो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। और ये मेक श्योर करें अगर कभी ब्लिंक कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज मेक ए वीडियो एंड सेंड इट टू अस एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। एक कस्टमर का सवाल था सर कि एनलैब क्लास डी एम्पलीफायर क्यों नहीं बना रहा है। देखिए मैडम, पहले जैसे मैं बता दूं, बहुत सारे कस्टमर्स उनको मालूम भी होगा कि एनलैब की शुरुआत ही क्लास डी एम्पलीफायर से हुई थी। हमने फर्स्ट मॉडल हमारा X6 था जो 4 चैनल में था, उसको लॉन्च किया था, दैट वाज ए क्लास डी एम्पलीफायर। बट क्लास डी एम्पलीफायर में बहुत सारे लिमिटेशंस है और इंडियन कंडीशंस के हिसाब से वो सूटेबल नहीं है। कैसे नहीं है, जैसे कि उस पे खराब होने के बाद रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट है उसको। इसके अलावा उसके अंदर आईसीज के ऊपर काम होता है, जबकि हमारा जो ट्रेडिशनल एम्पलीफायर है उसमें मॉसफेट और ट्रांजिस्टर्स लगते हैं, क्लास डी के ऊपर आईसीज लगते हैं। जैसे कि सब कस्टमर्स और यूजर्स को मालूम है कि हमारे एनलैब के एम्पलीफायर में कहीं पे भी मॉड्यूल पे आईसी यूज नहीं होता, तो सेम वे उस तरह से क्लास डी के अंदर सिर्फ आईसी यूज होता है विद स्विचिंग मॉसफेट, तो उसका रिलायबिलिटी जो है बहुत कम रहता है और वो कभी भी फेल कर सकता है। इसलिए एनलैब जो है क्लास डी एम्पलीफायर ना ही बनाता है और ना ही क्लास डी को प्रमोट करता है। क्लास डी एम्पलीफायर क्या है, इंडियन कंडीशंस के हिसाब से सूटेबल नहीं है। जब आप जेनसेट पे चलाते हो तो उसके खराब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जो प्रॉपर क्लास डी एम्पलीफायर है उसको ना ही चलाना चाहिए और ना ही खरीदना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे पैसा कस्टमर का वेस्ट हो रहा है उसमें। जब आपका रेंटल कंपनी है और अगर आपका प्रोडक्ट खराब होता है, और अगर जैसे एनलैब का 48 आवर्स का सर्विस है, तो 48 आवर्स में एनलैब उसको रिपेयर करके दे देती है। पर क्लास डी एम्पलीफायर को रिपेयर करने के बाद भी लंबे टाइम के लिए टेस्टिंग करना पड़ता है कि वो सही से परफॉर्म कर रहा है या कोई और पार्ट खराब नहीं हुआ, तो उसमें टाइम ज्यादा जाता है आफ्टर रिपेयर और सेल सर्विस देने में। तो उस चक्कर में कस्टमर का काम खराब हो जाता है। अभी कौन कस्टमर वेट करेगा 1 हफ्ता 2 हफ्ता सीजन टाइम में प्रोडक्ट सर्विस के लिए। तो इसलिए हम लोग क्लास डी एम्पलीफायर नहीं बनाते, और जो हम पहले बनाते थे हमने उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया है, क्योंकि क्लास डी एम्पलीफायर रेंटल कंपनीज और रोड शो मार्केट के लिए सजेस्टेड नहीं है, वो खाली के खाली इंस्टॉलेशन के लिए ही रिकमेंडेड है, क्योंकि वहां पे एक स्टैटिक यूज होता है, जबकि रेंटल और रोड शोज के अंदर डायनेमिक यूजेस होता है कि उसमें मालूम नहीं एम्पलीफायर कौन से एटमॉस्फेयर में कैसी कंडीशन में चलेगा।
सो दैट्स वाई क्लास डी एम्पलीफायर एनलेप कंपनी नहीं बनाती है और ना ही आगे जाके एनलेप कंपनी क्लास डी एम्पलीफायर बनाएगी, क्योंकि एनलेप का पहले से माइंडसेट रहा है कि भाई कस्टमर फर्स्ट, कंज्यूमर्स फर्स्ट। ये अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हम नहीं चाहेंगे किसी भी कस्टमर जिसने मेहनत की कमाई से पैसा लगाया है एम्पलीफायर पे और उसको 2-3 शो में खराब हो जाए और फिर उसको रिपेयर करने में भी बहुत डेंजर खर्चा लगे और उसको इमीडिएटली कोई दूसरा एम्पलीफायर लेना पड़े अपनी शोज कंप्लीट करने के लिए। सो दैट इज द रीजन वी आर नॉट मेकिंग क्लास डी, वी डोंट प्रमोट क्लास डी। और अगर आप मेरे को पूछे और मेरी राय ले तो क्लास डी लेना नहीं चाहिए, उसमें कस्टमर का लॉस है। कुछ और चीजें भी हैं, देखिए एज ए कस्टमर को तो लॉस है समझा, बट कुछ और चीजें ऐसी भी हैं जैसे कि क्लास डी एम्पलीफायर हम क्यों खरीदे, कस्टमर क्यों खरीदता है? एक वजन में हल्का है इसलिए, या तो फिर उसमें क्वालिटी अच्छी आती है इसलिए। वैसे देखा जाए तो क्लास बी और क्लास ए बी में क्वालिटी इज वेरी सिमिलर, वेरिएशन जो है उसको आरटीए पे ही आप देख सकते हो। एज एन ह्यूमन ईयर में उसमें ज्यादा आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या डिफरेंस है। अभी क्योंकि वेट हल्का करने की बात है कि भाई आपका वेट हल्का हो जाता है, वो एक बेनिफिट आपको जरूर मिलता है क्लास डी में। बट हम लोग ऐसा टेक अभी रिसेंटली डेवलप कर रहे हैं जिसमें क्लास ए बी और क्लास एच में भी आप वेट को रिड्यूस करके क्लास डी के वेट पे सेम क्वालिटी डिजिटल एम्पलीफायर में आप डाल सकते हो। और ये चीज जो है हम लोग ऑलरेडी R&D में है, वेरी सुन वी विल बी लॉन्चिंग दैट एज वेल। बट टू बी प्रिसाइज वी डोंट प्रमोट क्लास डी टेक। और क्लास डी एम्पलीफायर खाली जो ट्रेडिशनल क्लास डी एम्पलीफायर जो सब कंपनीज बना के अभी दे रही है हल्का फुल्का, वो लेने में कस्टमर को लॉस है। एज ऑफ नाउ देयर इज अ लॉस अनलेस वो सेम डे रिपेयर ना हो। एक कस्टमर का सवाल था सर कि हमारे कैपेसिटर में हमारा लोगो क्यों नहीं है? जैसे कि कस्टमर ने पूछा है कि कैपेसिटर एक की कंसर्न है एम्पलीफायर का। अभी कैपेसिटर का जो वैल्यू है उसको ट्रांसपेरेंट रखना जरूरी है, तो इसलिए एनलेप कंपनी कभी भी अपने कैपेसिटर पे यूज होने वाले कैपेसिटर जो हमारे हैं एम्पलीफायर में लगे हुए उस पर कोई भी लोगो या ब्रांडिंग नहीं करवाती है। उस पर उसी सप्लायर और मैन्युफैक्चरर का लोगो होता है जो हमें बना के दे रहा है। वो क्यों हम करते हैं उसके कुछ कारण हैं। जैसे कि अभी एम्पलीफायर पे जब हम लोग हमारा ब्रांडिंग कैपेसिटर पे कराएंगे तो एक डाउट रेज होता है कि भाई कंपनी प्रोडक्ट को सस्ता करने के चक्कर में उसका वैल्यू गलत तो नहीं लिख रही। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में जो अपने लोगो अपने कैपेसिटर पे लगवाती हैं, उससे एक डाउट रेज होता है कि क्या वो वैल्यू सही है या गलत। तो इसकी वजह से एक ट्रांसपेरेंसी कस्टमर के साथ मेंटेन करने के लिए हम लोग ये चीज जो है नहीं करते हैं। उसका एक और रीजन ये भी है कि भाई जब फॉर एग्जांपल अगर हमारा एम्पलीफायर में कैपेसिटर उसका खराब हुआ कस्टमर का फॉर एग्जांपल, तो वो कस्टमर का जब कैपेसिटर खराब होगा अगर वो कैपेसिटर सेम टू सेम उसको नहीं मिलेगा मार्केट से तो उससे एम्पलीफायर के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो दैट्स अनदर रीजन कि भाई क्यों हम लोग नहीं लगाते। और एक चीज है जस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ द कस्टमर, जो व्यूअर्स हैं हमारे जो देख रहे हैं, मैं उनके नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा कि जो कैपेसिटर्स हैं उसकी वैल्यू को नापना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए जो मशीनरी और टेक्नोलॉजी आपको चाहिए वो हर किसी पर होती नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल जो कैपेसिटर अंदर लगा हुआ है एम्पलीफायर पे, क्या वो एम्पलीफायर पे लगा हुआ कैपेसिटर जेनेरिक है कि नहीं, वो नापना बहुत मुश्किल है। तो वो चीज से क्या होता है जब आप अपना ब्रांडिंग लगाते हो तो उससे जो मैन्युफैक्चरर है उसको एक फ्री हैंड मिल जाता है अपनी वैल्यू को कम ज्यादा करने का, क्योंकि इनडायरेक्टली उसका नाम तो जा नहीं रहा उसके अंदर। तो दैट्स वाई कैपेसिटर पे क्योंकि 25% से ज्यादा एम्पलीफायर का कॉस्ट खाली कैपेसिटर पे लग जाता है हर एम्पलीफायर में, तो इसलिए हम लोग हमारा ब्रांडिंग उस पर नहीं लगाते। और मेरी सारे कस्टमर्स से रिक्वेस्ट भी है कि जो भी कंपनी अपने कैपेसिटर पे अपना लोगो लगा के दे रही है या मार्केट में बेच रही है तो उनके कैपेसिटर को खोल के एक बार वैल्यू चेक जरूर करें क्या वो जेन्युइन वैल्यू का है। वरना क्या होगा कि जब वो कैपेसिटर खराब हो जाएगा और आप उस वैल्यू का दूसरा कैपेसिटर मार्केट से लेके उसमें डालोगे तो परफॉर्म नहीं करेगा और सारा आपका एम्पलीफायर जलने का और एम्पलीफायर और जो यूजर है एम्पलीफायर का उसका हार्म होने का चांसेस और बढ़ेगा। तो एज पर द गाइडलाइंस ऑफ BIS कभी भी कैपेसिटर जो है एक मेजर पार्ट है जो करंट स्टोर करता है, तो उस पे कॉम्प्रोमाइज करना सही नहीं है।
इसलिए एनलैब कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई यूजर को सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज हो या कोई यूजर को कोई दिक्कत आए या कभी एम्पलीफायर खराब हो या कोई ऐसा कोई कंडीशन आए तो उस समय जो कंज्यूमर उसको यूज कर रहा है उसको कोई हानि पहुंचे। इसलिए कंपनी जो है कैपेसिटर पे अपना ब्रांडिंग करती भी नहीं है और जो भी कैपेसिटर एम्पलीफायर में लग के आते हैं वो डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरर ने ही बनाए हुए हैं। बहुत सारे कस्टमर का ये सवाल है सर कि हमारी प्रोडक्ट ओरिजिनल है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, जो भी कस्टमर्स को ये डाउट बनना लाजमी है क्योंकि आज एनलैब इतना मार्केट में सेल हो रहा है प्रोडक्ट कि भाई सब लोगों के पास प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये डाउट आना लाजमी है। तो मैं 2-3 चीज पहले क्लियर करना चाहता हूँ। एम्पलीफायर जो है उसका कॉपी आज तक बना दी है और जो भी माल एनलैब के नाम से इंडिया में अभी मार्केट में है दैट इज 100% ओरिजिनल। उसको कॉपी करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ अगर आपको उसको कॉपी दिखाना है तो। अभी बात रहा ओरिजिनल कैसे है, ये कैसे पता चलता है, तो मैं कुछ डिफरेंशिएटर्स बताना चाहता हूँ कस्टमर को जिससे उनको मालूम पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या सही में ओरिजिनल है कि नहीं। जैसे पहले तो हर एम्पलीफायर के बॉक्स पे एम्पलीफायर और एम्पलीफायर के अंदर एक सीरियल नंबर होता है जो यूनिक होता है, तो वो सीरियल नंबर से मालूम पड़ेगा कि क्या एम्पलीफायर ओरिजिनल है कि नहीं। तो कस्टमर उसका पिक्चर लेके हमें व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है एंड वी विल बी हेल्पिंग हिम इन गेटिंग नो कि कब बना है एम्पलीफायर और वो ओरिजिनल है कि नहीं। दूसरा, हर एम्पलीफायर के मॉड्यूल के ऊपर अभी जो 2023 से जो माल आप यूज कर रहे हो, जो 23 में बना हुआ है, उसमें से अभी तक आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हो उसमें हर मॉड्यूल का एक इंडिविजुअल सीरियल नंबर डला हुआ है जो हमारे मास्टर डेटाबेस से लिंक है, जिससे ये भी मालूम पड़ जाएगा कि वो मॉड्यूल कौन से एम्पलीफायर में फिट हुआ है और वो कौन सा एम्पलीफायर है जिससे मिसमैच होने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता और उससे डबल श्योर हो सकते हो कि एम्पलीफायर ओरिजिनल है कि नहीं। तीसरा एक ऑप्शन है कि एम्पलीफायर के अंदर के पार्ट में एक सीक्रेट जगह पे सीरियल नंबर होता है, तो मैं क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है मैं बताना नहीं चाहूंगा, पर जब कस्टमर हमको व्हाट्सएप करेगा तो हम उनको बताएंगे कि कहाँ पे होता है, तो उस जगह पे वो चेक कर सकता है कि ओरिजिनल है कि नहीं। तो ये रास्ते हैं आपको ओरिजिनल है कि नहीं ये पता करने के। पर क्योंकि हम लोगों को सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, तो मैं उन लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप जब भी एनलैब खरीदे आप अपने ऑथोराइज डीलर का सर्टिफिकेट वेरीफाई करके ही खरीदे और उनसे ओरिजिनल बिल, जीएसटी वाला और वारंटी कार्ड दोनों प्राप्त करें, जिससे आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। एक कस्टमर का ये भी सवाल था सर कि XD सीरीज का न्यू सॉफ्टवेयर कब लॉन्च होने वाला है? देखिए, X8D, 5.5D और 3.5D हमारे 3 मॉडल हैं XD सीरीज में फिलहाल जो अवेलेबल है मार्केट में। तो उनका वर्जन 2 सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। सो सारे एम्पलीफायर जो भी नवंबर 2022 से बाद में जो माल लिया है सबने, उन सब में ऑलरेडी वर्जन 2 और वर्जन 3 सॉफ्टवेयर अभी डाला हुआ है। अभी जो उनका कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर है उसका वर्जन 2 ऑलरेडी अवेलेबल है और हमारी वेबसाइट पे से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वो सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर बहुत सारे नए फीचर्स भी ऐड हुए हैं, जैसे कि उसके अंदर आगे जाके जो नेटवर्क ऑप्शंस वगैरह जो ऐड होने हैं वो सारी चीजें उस सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी प्री लोडेड हो चुकी है। उसका इंटरफेस जो है उसको मॉडिफाई किया गया है, तो आप जरूर से देखिए वेबसाइट पे जाए और वर्जन 2 सॉफ्टवेयर जो है हमारा कंट्रोल का वो भी डाउनलोड करें और आप अपना वर्जन जो है एम्पलीफायर का वो एम्पलीफायर के डिस्प्ले में भी चेक कर सकते हो कि आपके पास कौन से वर्जन का फर्मवेयर डला हुआ है। सर, कई दुकानदार का और कई डीलर का ये सवाल है कि उन्हें अगर सर्विस सेंटर शुरू करना हो या फिर एनलैब की डीलरशिप लेनी हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगी? देखिए, उन सब लोगों को बताना चाहूँगा कि वो अपना प्रपोजल हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर अपना डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। हम लोग उनको नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर या तो फिर नए नियरेस्ट डीलर से कनेक्ट कर देंगे। जिन लोगों को सर्विस सेंटर खोलना है उन लोगों के लिए, जो लोग कंपनी के द्वारा अपना सर्विस सेंटर ऑथोराइज करवाना चाहते हैं, जैसे उनका सर्विस का दुकान है और वो चाहते हैं कि कंपनी उनको ऑथोराइज करके दे एज ए ऑथोराइज सर्विस सेंटर, तो उसके लिए एक एसओपी होता है। वो एसओपी को फॉलो करके पूरा एक गाइडलाइन बना हुआ है, तो वो डिटेल जो है उनको शेयर किया जाएगा। अभी जो डीलर्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी अवेलेबल नहीं है,
तो वो डीलर्स हमें अपना जीएसटी नंबर और शॉप के फोटोज के साथ अप्रोच कर सकते हैं और बाय द वे मैडम देख लेंगी। सर, एक कस्टमर का सवाल है कि अगर उसका एम्पलीफायर हमारे सर्विस सेंटर में सर्विस के लिए आया हो तो उसे हम कैसे ट्रीट करते हैं, और हमारी इंटरनल एसओपी के बारे में भी कुछ डिटेल में बता दीजिए। देखिए मैडम, जो एम्पलीफायर सर्विस में आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब कस्टमर सर्विस के लिए भेजता है एम्पलीफायर तो हमारा एक डिटेल प्रोसेस है जो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो वो एसओपी उसमें सारी दी रखी है हमने। तो जस्ट ऑन एग्जाम्पल मैं बताऊँ कि अगर किसी कस्टमर ने कोई एम्पलीफायर हमको सर्विस के लिए भेजा है तो जैसे ही एम्पलीफायर हमारे पास एंटर होता है इट इज इन द वीडियो कैमरा। मतलब जैसे ही एम्पलीफायर सर्विस सेंटर में एंटर होगा तब से लेके वो सर्विस सेंटर के बाहर जाएगा जब रेडी टेस्ट होके तब तक दैट इज ऑलवेज अंडर द सर्विलेंस। दूसरा, जब एम्पलीफायर आता है तो हमारा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। उसमें पहले ये चेक किया जाता है कि एम्पलीफायर कहाँ से आया, कस्टमर ने कहाँ से खरीदा, कस्टमर का प्रोडक्ट वारंटी में है कि नहीं, और उसका जो सीरियल नंबर है जो एम्पलीफायर पे लगा हुआ है बाहर और अंदर के पार्ट्स के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। तो ये जो मेजर सेक्शंस जो है दे आर टेस्टेड अप। उसके बाद में अगर वो वारंटी में है तो विदाउट एनी क्वेश्चंस सेम डे, ऑलमोस्ट अभी 99% केसेस में सेम डे उसको सर्विस होके सर्विस सेंटर से दे दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कुछ क्वेश्चंस है उसमें जो कस्टमर से कुछ डिटेल कंफर्म करनी है फॉर आवर ड्यू डिलीजेंस, जैसे कि यहाँ कैसे खराब हुआ, एम्पलीफायर में क्या चल रहा था, या ऐसा कोई क्वेश्चनिंग है तो वो कस्टमर से पहले कंफर्म किया जाता है, देन इट इज सर्विस्ड एंड देन इट इज सेंट बैक फॉर आवर ड्यू डिलीजेंस कि भाई आगे जाके ऐसा क्या इंप्रूवमेंट हम कर सके जो ये कस्टमर को प्रॉब्लम आई है और दूसरे कस्टमर को ना आए। तो उस केस में अगर कोई ड्यू डिलीजेंस या कोई प्रोसेस में है, कोई चीज पूछने लायक है तो वो पूछा जाता है कस्टमर को। अभी बात रही इंटरनल एसओपी की, तो हमारे यहाँ से एसओपी एक बना हुआ है। जैसे आप जानती हैं कि जब सर्विस में एम्पलीफायर आता है तो डेडिकेटेड सर्विस मैनेजर है जो सारे पैन इंडिया सारे सर्विस सेंटर्स और सर्विसेज के केसेस को देखता है। उसके बाद जब वो सर्विस में आएगा तो एम्पलीफायर को खोल के चेक किया जाएगा ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। पहले तो क्या खराबी है, क्या खराबी आई है उसमें, अभी रिपेयर करने के फर्स्ट स्टेज के बाद क्या कोई खराबी रह गई है, फिर उसका एक ड्यू टेस्टिंग होता है ऑन डमी लोड एंड ऑल्सो ऑन द ऑसिलोस्कोप। उसके बाद अगर उसमें जरूरत पड़ती है तो उसको रेगुलर राउंड ऑफ टेस्टिंग में डाला जाता है जो कि फर्स्ट स्टेज है। अगर कोई सबवूफर एम्पलीफायर है, फॉर एग्जांपल अगर X7 या A9000 या ऐसा कोई बड़े पावर का एम्पलीफायर है तो मैंडेटरीली सेकंड स्टेज में चेक होने के लिए जाता है। जैसे कि उस पर ड्यूअल बेस लगा के चेक किया जाता है फॉर मिनिमम ऑफ 2 आवर्स, मतलब 2 घंटा उसको चेक किया जाता है। अगर वो सबवूफर एम्पलीफायर है तो देन ओनली इट इज सर्विस्ड एंड सेंट बैक टू द कस्टमर, टू द ओरिजिनल कस्टमर और टू द डीलर और टू द पर्सन हु हैज सेंट अस ऑन द सेम ट्रांसपोर्ट। अभी इसमें एक चीज है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल वो एम्पलीफायर खराब हुआ है और कस्टमर कहता है कि भाई ये एम्पलीफायर हमें खराब जहां से लिया था तब खराब मिला, या ट्रांसिट डैमेज है, या कोई और भी चीज अगर बाई चांस निकलती है तो उसके लिए एक क्लेम रिजोल्यूशन डेस्क है जो सारे क्लेम्स को देखती है और कस्टमर के दिए हुए फीडबैक्स को ध्यान में रख के प्रोडक्ट की जो R&D है उस टीम को भी नोटिस में लाती है और हमारे नोटिस में भी लाते हैं। पर मेजर केसेस में ऐसा होता है कि जब आपका एम्पलीफायर सर्विस में आया है, आपकी गलती से खराब हुआ या कस्टमर की कोई और चीज की वजह से खराब हुआ या कंपनी की कोई गलती रह गई, इन ऑल द केसेस 99% ये चांसेस है कि वो एम्पलीफायर बिना कोई डिस्प्यूट में जाए हुए वो सेल्फ एसेस सेल्फ डिक्लेयर के हिसाब से ही वो कस्टमर का काम हो जाएगा विदाउट एनी फर्दर क्वेश्चनिंग। ज्यादा से ज्यादा हम लोग देखते हैं कि एम्पलीफायर खराब बहुत कम होते हैं, रेशियो इज लेस देन 10 एम्पलीफायर पर 1000 पीसेस सोल्ड ऑन ए मॉडल। और जैसे कुछ मॉडल है जैसे हमारा X3 हो गया, A सीरीज हो गया, पूरा XT सीरीज है, तो उन सब में तो रेशियो इज इवन लेस देन 0.001%, मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर। तो उसमें कभी एम्पलीफायर सर्विस में आता ही नहीं है। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मैंने बारे में बताया। दूसरा, कैसे हम हैंडल करेंगे ये भी बताया। तीसरा एक चीज आता है रिवर्स लॉजिस्टिक। मेरी सारे कस्टमर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप भेज रहे हो सर्विस के लिए
तो मेक श्योर करिए कि उसको प्रॉपरली ओरिजिनल कार्टन में पैक करके भेजें, जिससे कि एम्पलीफायर ट्रांजिट के दरमियान खराब ना हो। और जो हमारा एक और चीज़ है कि भाई जब वो महुआ सर्विस सेंटर पे आता है, फॉर एग्जांपल कोई क्रिटिकल केस है और उसको महुआ भेजा गया है फैक्ट्री पे या तो सर्विस सेंटर पे, तो यहाँ पे वही लोग उसको रिपेयर करते हैं जो लोग एक्चुअली में एम्पलीफायर बनाते हैं। उससे क्या होता है कि वो मेक श्योर होता है कि जब रिपेयर हुआ है ना, तो इट इज परफॉर्मिंग टू द सेम स्टैंडर्ड ऑफ द न्यू एम्पलीफायर। मतलब अगर सर्विस होके गया तो नया ही होना चाहिए, वो नया जितना ही बचना चाहिए, उसमें कोई लॉस ना आ रहा हो। तो ये एक एडिशनल लेयर जो है, जब आप महुआ बेचते हो या हमारे इन हाउस सर्विस सेंटर पे बेचते हो, फैक्ट्री पे बेचते हो, तो ये एक एडिशनल लेयर चेक होता है। प्लस हर एक एम्पलीफायर को ऑसिलोस्कोप पे मैंडेटरी डाला जाता है थ्रू ए डेडिकेटेड सिग्नल जनरेटर। फिर डमी लोड दिया जाता है, फिर जैसे मैंने बताया एक फर्स्ट लेयर ऑफ लोड दिया जाता है जिसमें 15 डबल के टॉप होते हैं। एंड एट लास्ट देयर इज दी सेकंड लेयर। अगर सबवूफर है तो वो 21 इंच के सबवूफर में चलाया जाएगा ऑन ए रिकमेंडेड सेटिंग विद फुल पावर। फिर उसको चेक करके उसका वीडियो शूट किया जाएगा ऑन सर्विस सेंटर एंड ऑन साइट। फिर इट विल बी सेंट बैक टू द कस्टमर। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारी इंटरनल एसओपी के बारे में बहुत अच्छी तरह से कस्टमर को गाइड किया। और ये पॉडकास्ट एंड करने से पहले मेरा एक आखिरी सवाल कि U12 चैनल और U14 चैनल में क्या अंतर है? जैसे कि मैडम आपने पूछा कि U12CH और 4 चैनल में जो 4CH है उसमें क्या अंतर है, तो बेसिकली उसमें पहले तो चैनल का अंतर आ गया, 2 चैनल 4 चैनल। 2 चैनल और 4 चैनल के अलावा उसका जो इंटरनल पावर ट्रांसमिशन है 2 चैनल और 4 चैनल में, वो सीधी बात है कि 2 चैनल है वो 30 मिलीवोल्ट RF पावर आता है जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, और इंडस्ट्री के सारे जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके माइक्रोफोन 30 मिलीवोल्ट पे ही वर्क करते हैं। बट U14 चैनल जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, उसमें 50 मिलीवोल्ट RF पावर ट्रांसमिशन अवेलेबल है। ये एक मेजर चेंज हो गया, जिससे एम्पलीफायर जैसे काम करता है, जैसे वो वोल्टेज बढ़ाता है, उसी तरह से U1 जो है 4 चैनल वो उसका ट्रांसमिशन का रेंज बढ़ाता है। तो इस हिसाब से 50 मिलीवोल्ट RF पावर बहुत जरूरी है अगर आप बड़े मेगा इवेंट्स कर रहे हो, तो दैट इज मोर बेटर। उसके अलावा देखा जाए तो उसमें दोनों में चैनल जो फ्रीक्वेंसीज है वो सभी में सेम है। 2 चैनल जो या 4 चैनल में दोनों में सेम फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन मिलता है, मतलब 2 चैनल का माइक्रोफोन आप 4 चैनल के साथ भी यूज कर सकते हो, 4 चैनल का माइक्रोफोन 2 चैनल के साथ भी यूज कर सकते हो। एक आपको सेम यूजेस का बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा जो 4 चैनल है उसके अंदर जो गेन स्ट्रक्चर है वो आपको प्रीसेट रहता है, मतलब वो आगे से आपको एक बार प्रीसेट सेट कर सकते हो, जबकि जो 2 चैनल है उसके अंदर गेन स्ट्रक्चर स्टैटिक है। 4 चैनल में आप प्रीसेट सेव कर सकते हो, जो आगे के वॉल्यूम जो है वो अलग है, जैसे आप देख सकते हो। दूसरा, इसके अंदर 4 चैनल में 4 एंटेनास मिलते हैं आपको, जबकि 2 चैनल में सिर्फ 2 ही एंटेना मिलते हैं। अभी 2 चैनल और 4 चैनल में एक एंटेना वाइज भी अंतर आता है कि जो 4 चैनल का माइक्रोफोन है अपना, 4 चैनल माइक्रोफोन के अंदर जो एंटेनाज है वो एंटेना का जो RF का जो पावर का सर्किट है वो ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू 2 चैनल। उसका जो 4 चैनल का जो आगे का फ्रंट पैनल है वो ग्लास का बना हुआ है, मतलब कांच का बना हुआ है। वो कांच का इसलिए बना हुआ है क्योंकि वो रैक माउंटिंग के हिसाब से बनाया गया है, जबकि जो एनलेब का 2 चैनल है वो आगे का चीज मेटल है, मतलब उसको पोर्टेबल यूज के लिए बनाया गया है। सो ये मेजर अंतर हो गया। बाकी प्रोडक्ट का कार्ट्रिज, उसका OS वो सब सेम है, सारे में जो सिस्टम और फीचर्स दे रखे ऑलमोस्ट सेम है। दिस इज द मेजर डिफरेंस। अगर मेरी माने तो 2 चैनल और 4 चैनल में ओनली RF पावर का ही अंतर है, बाकी बोथ ऑफ देम आर वेरी सिमिलर। तो यूज केस के हिसाब से मैं बताऊं तो 2 चैनल जो है, 2 चैनल में आप पोर्टेबल यूज के लिए बना है, जैसे आपको कोई छोटा इवेंट करना हो तो उसके लिए बना हुआ है, डे टू डे यूज के लिए। 4 चैनल जो है वो सिंगर्स और जो आर्टिस्ट हैं, जो स्टेज परफॉर्मेंस है जहां में 4 से ज्यादा माइक्रोफोन या 8 माइक्रोफोन 12 माइक्रोफोन रियल टाइम में यूज होना है, तो उस चीज के लिए 4 चैनल माइक्रोफोन आपका बना हुआ है। जस्ट फॉर द नॉलेज और कस्टमर्स के लिए मैं बताना चाहूंगा सारे माइक्रोफोन्स BIS से सर्टिफाइड हैं। सारी जो फ्रीक्वेंसीज एम्पलीफायर जो होती है अंदर, एम्पलीफाइड फ्रीक्वेंसीज जो है सारी ETA से अप्रूव्ड है, और पूरा प्रोडक्ट भी ETA अप्रूव्ड है फ्रॉम मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट से। तो निश्चिंत होकर आप दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने पहले पॉडकास्ट को भी बहुत सारे अच्छे फीडबैक दिए। मैं चाहूँगा कि आप इस पर भी अपने व्यूज़, कमेंट्स और सजेशंस डालें हमें। प्लस आई वुड लाइक टू लेट यू नो
शी इज कृष्णा, our marketing head, the brain behind the real marketing stuff. और आप सबसे जल्द मुलाकात होगी. See you soon.